सोचिए हमारे सोसाइटी में इंसानों के साथ साथ गोस्ट भी रहते हैं और वो इंसानों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अगर गोस्ट है तो उन्हें पकड़ने के लिए गोस्ट हंटर भी होते हैं, जिन्हें कहानी में गोस्ट बस्टर कहा जाता है। और आज मैं इसी का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, गोस्ट बस्टर फ्रोजन एम्पायर। ये कहानी शुरू होती है 1904 में न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ पे उस समय के गोस्ट बस्टर को एक न्यूज़ आती है कि एक मीटिंग के दौरान एक भूत ने लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। अब गोस्ट बस्टर की एक टीम वहाँ जाने के लिए निकलती है और मीटिंग रूम के बाहर आने के बाद उनका लीडर उस रूम के गेट को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसका हाथ जमने लगता है। जिसके बाद ये सारे गोस्ट हंटर गेट को तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं अंदर का पूरा रूम जमा हुआ है। जितने भी लोग इस मीटिंग में थे बिल्कुल वो बर्फ की मूर्ति बन गए हैं। वहीं साइड में ऑफिसर्स को एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक मिस्टीरियस मेटल बॉल होता है। ऑफिसर जैसे ही उस बॉल को टच करता है वैसे ही एक डरावनी चीख सुनाई देती है और ये सारे जमे हुए लोग वहीं पर टूटकर बिखर जाते हैं। दरअसल इस बॉल के अंदर एक एंशिएंट और काफी खतरनाक आइस गोस्ट था, जिसने उस बॉल के अंदर कैद रहते हुए भी इस पूरे रूम और उसके लोगों को जमा दिया था। अब इसके बाद कहानी आती है 120 साल के बाद न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ पे हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स यानी कि गोस्ट बस्टर को देखते हैं, जिसमें है कैली, उसकी बेटी फीबी, उसका बेटा ट्रेवर और कैली का बॉयफ्रेंड गैरी। ये चारों भी गोस्ट बस्टर है। ये चारों भी न्यूयॉर्क शहर में हेल से एक ड्रैगन का गोस्ट जो भागा हुआ है उसे पकड़ने के लिए आए हैं। हम देखते हैं इस ड्रैगन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए फीबी अपनी कार की सीट कार से बाहर निकालती है और उस गोस्ट पर प्रोटॉन गन से अटैक करके उसे पकड़ती है। लेकिन इतना काफी नहीं था, उसे कैद करना जरूरी था, जिसमें वो नाकामयाब होती है। जिसके बाद ट्रेवर एक रिमोट कंट्रोल से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो भी उसमें नाकामयाब होता है। जिसके बाद कैली एक ड्रोन छोड़ती है जो ड्रैगन का पीछा करते हुए उसे फाइनली कैद कर लेता है। पर उस गोस्ट को पकड़ने के दौरान इन्होंने सड़क पर काफी ज्यादा नुकसान किया होता है और अब इनकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसी के चलते शहर के मेयर इन चारों को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सब ने शहर का बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे गोस्ट बस्टर इस पूरे डिपार्टमेंट को ही बंद करना होगा। अब गैरी मेयर को समझाने जाता है कि वो तो बस गोस्ट को पकड़ रहे थे, जो कि एक अच्छा काम है। लेकिन तभी गोस्ट की नजर जाती है फीबी पर और उससे उसकी एज पूछी जाती है। वो है 15 साल की, यानी कि एक माइनर। इसीलिए मेयर कहते हैं कि वो इस टीम में काम नहीं कर सकती क्योंकि इसमें छोटे बच्चे नहीं काम कर सकते, जिसके कारण फीबी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब खैर इसके बाद सभी लोग शाम को अपने घर आते हैं और ये घर होता है कैली के डैड का, जो खुद भी अपने जमाने के गोस्ट बस्टर थे। यहाँ पे फीबी अपने माँ को समझाने लगती है कि उसे काम करने दे, लेकिन माँ मना कर देती है। इसके कारण वो सबसे नाराज होती है। इसके बाद हम देखते हैं गैरी और कैली दोनों भी घर के बेसमेंट में आते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मशीन होती है जिसमें अक्सर ये लोग गोस्ट को कैद करके रखते थे। और अब इस ड्रैगन वाले भूत को भी वो उसी पाइपलाइन वाले मशीन में डाल रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी मशीन अचानक से काम करना बंद कर देती है और उससे बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, जिसके कारण कैली और गैरी दोनों भी मिलकर काफी जोर से उसका प्लग पुल करते हैं और फाइनली वो ड्रैगन वाला भूत इस पाइपलाइन में कैद हो जाता है। वही दूसरी जगह पे हम डॉक्टर रे स्टांस को देखते हैं, जो अपने इंटर्न पॉडकास्ट के साथ कुछ वीडियो शूट कर रहे होते हैं। डॉक्टर रे खुद भी पहले गोस्ट बस्टर हुआ करते थे और अब वो एक शॉप चलाते हैं जहाँ पे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट को खरीदा और बेचा जाता है। अब इसी तरह एक दिन रे के शॉप पर नदीम नाम का एक आदमी एक मेटालिक बॉल को बेचने के लिए आया होता है। दरअसल ये वही बॉल होती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब रे उस बॉल को खरीद लेता है और जब वो उस बॉल को अपने डिवाइस से चेक करता है तो उसके आसपास की चीजें अचानक से हिलने लगती है और रे की जो स्पिरिट चेक करने वाली डिवाइस होती है वो भी टूट जाती है। ये गोस्ट बहुत ही पावरफुल होती है, जिसका असर अब धीरे धीरे हर जगह फैलने लगता है। गोस्ट बस्टर का घर भी काफी पास ही में था और उनके घर पे भी उस गोस्ट के मशीन के आसपास काफी दरारें पड़ने लगती है। अब यहाँ पे अगले दिन ट्रेवर को देखते हैं, जो अपने घर में होता है। तब उसे एक स्लीमर नाम का गोस्ट दिखाई देता है। ट्रेवर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोस्ट ट्रेवर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और वो उसकी खबर अपने माँ कैली और गैरी को दे देता है और वो तीनों भी उस गोस्ट बस्टर को पकड़ने के लिए जाते हैं। अब इस कारण से फीबी जो घर में ही रुकती है उसे बहुत ही बुरा लगता है।
इसलिए नाराज होकर फीबी अकेले ही गार्डन में चेस खेल रही होती है कि तभी चेस के पीसेस अपने आप मूव होने लगते हैं। लेकिन तभी उसके सामने मेलेडी नाम की एक गोस्ट आ जाती है और वो फीबी से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे देख डर नहीं लग रहा। तो फीबी मना कर देती है, जिसके बाद ये दोनों भी चेस खेलते हैं और दोनों की भी दोस्ती होती है। अब अगले दिन गैरी उस गोस्ट पाइपलाइन को ठीक करने के लिए गोस्ट बस्टर के ही इंजीनियर लार्स और विंस्टन को बुलाता है, जिसके बाद विंस्टन गैरी को बताता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से पाइपलाइन डैमेज हो गई है, इसलिए उन्होंने एक नया वाला गोस्ट बस्टर बेस बनाया है। अब गैरी और बाकी गोस्ट बस्टर विंस्टन के साथ उसके नए गोस्ट बस्टर के बेस पर जाते हैं, जो कि काफी हाईटेक होता है। यहाँ पे काफी सारे लैब्स भी होते हैं और काफी भूत होते हैं। यहाँ पे ट्रेवर को उसकी दोस्त लूसी भी मिलती है जो विंस्टन के लैब में काम करती है। अब यहाँ पे लार्स इन सबको एक ऐसी मशीन दिखाता है जो किसी भी हॉन्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर से स्पिरिट या गोस्ट को बाहर निकाल कर खुद में कैद कर सकती है, जिससे इनका काम काफी आसान हो सकता है। यहाँ पर ही इन्हें एक रेड गोस्ट भी दिखाई देता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या मशीन को कंट्रोल कर सकता है। खैर अब इसी दरमियान यहाँ पर डॉक्टर रे स्टांस भी आते हैं जो उन्हें उसे मेटालिक बॉल को चेक करने के लिए देते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग अपने घर पे वापस आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें फिर से एक गोस्ट को पकड़ने जाना पड़ता है और अब फीबी वापस से घर पर अकेली होती है कि तभी उसे एक रेस्टोरेंट से गोस्ट को पकड़ने के लिए इमरजेंसी कॉल आता है। इसलिए फीबी अपने दोस्त पॉडकास्ट के साथ उस रेस्टोरेंट पर जाती है जहाँ पे उसे वही मेलेडी गोस्ट दिखाई देती है जिसके साथ उसने पहले चेस खेला था। अब फीबी थोड़ा सोचने के बाद मेलेडी पर लेजर गन से फायर करती है, लेकिन उससे पहले ही मेलेडी वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ लार्स और लूसी उसी मेटालिक बॉल को उस मशीन के अंदर रखते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से गोस्ट को बाहर निकालती थी। लेकिन बॉल को मशीन के अंदर रखते ही बॉल जोर जोर से हिलने लगता है, जिसके कारण पूरा सामान हिलने लगता है और लैब से दूसरा गोस्ट बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी लार्स मशीन को रोक देता है। लेकिन उस बॉल को मशीन से बाहर निकालते वक्त लार्स का हाथ जम जाता है। लेकिन इन सब के कारण वो जो अंदर का काफी पावरफुल गोस्ट होता है उसकी कुछ पावर्स रिलीज हो जाती है जो अब उसको कैद से छुड़ाने के लिए काम करने लगती है। तो यहाँ पर फीबी को देखते हैं जो मेलेडी को रेस्टोरेंट से भगाकर अपने घर पे लौट आती है। तो मेलेडी उसी के घर पे उसे दिखाई देती है। अब फीबी उसे घर के अंदर बुलाती है और दोनों भी बातें करने लगते हैं। और तभी बातों ही बातों में मेलेडी फीबी से गोस्ट पाइपलाइन के बारे में पूछती है, जिसमें फीबी उसे बताती है कि ये मेरे नाना यानी के ग्रैंडफादर की है। यहाँ पे हम भूतों को रखा करते हैं। अब उसी दिन मेलेडी जब फीबी के घर से वापस लौट रही होती है तब उसे वही मेटालिक का गोस्ट दिखाई देता है जो बाकी किसी को भी दिख नहीं रहा होता है। यहाँ पे वो गोस्ट मेलेडी की मदद मांगता है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और मेलेडी भी उसका काम करने के लिए मान जाती है। तो यहाँ पे घर पे ट्रेवर उसी स्लीमर नाम के भूत को पकड़ने लगता है कि तभी उसके घर के बेसमेंट में उसे काफी अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, मानो कोई जोर जोर से चीख रहा होता है। जिसके बाद सभी गोस्टबस्टर बेसमेंट की ओर जाते हैं और वो देखते हैं किसी ने इस पूरे पाइपलाइन को फ्रीज कर दिया है और उसे तोड़ने की कोशिश की थी, जिसे देखकर ये सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ लार्स और गोस्टबस्टर्स को देखते हैं जो कि उसी बॉल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जब भी वो उस बॉल को जलाता था तब वो बॉल जलने के बदले में पूरा जमने लगता था, यानी फ्रीज हो जाता था। और साथ ही लार्स इन सबको बताता है कि जब इस बॉल को किसी दूसरे गोस्ट के सामने लेकर जाते हैं तब ये बॉल उस गोस्ट को भी कंट्रोल करने लगता है। जिसके बाद ये लोग उस बॉल के बारे में पता करने के लिए नदीम के घर जाते हैं। पूछने पर नदीम उन्हें बताता है कि ये बॉल मेरे ग्रैंड मदर की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर दादी की काफी सारी चीजें दिखाने के लिए वो इन सबको एक रूम में लाता है जहाँ पे काफी सारे एंशिएंट वेपन, सोल्जर के कॉस्ट्यूम और काफी अनोखी चीजें होती है। इसके बाद ये सभी लोग नदीम को अपने साथ लेकर आते हैं बेस पर, ये चेक करने के लिए कि कहीं नदीम भी किसी गोस्ट के कांटेक्ट में तो नहीं है या फिर उसके अंदर कोई एंशिएंट पावर आई है या नहीं। अब टेस्टिंग के दौरान ये लोग नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे नदीम के इमोशंस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे उनके पीछे जल रही फ्लेम कम या ज्यादा होने लगती है, यानी कि जरूर उसके अंदर कुछ पावर्स है।
अब यहाँ पे फीबी बेचारी अकेली होती है तो वो रे की शॉप पर आती है। तभी हम देखते हैं पॉडकास्ट उसे मेटालिक बॉल के रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, पर उस वीडियो की ऑडियो फाइल करप्ट हो गई थी। जिसके बाद ये लोग उस बॉल के बारे में जानने के लिए वही भूतों के ही एक लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरियन उस बॉल की फोटो देखकर उन्हें बताता है कि इस बॉल के ऊपर एंशिएंट भाषा में कुछ तो लिखा हुआ है, जिसे डिकोड करने पर हमें बहुत ही पुरानी कहानी जानने को मिलती है। और वो बताता है कि इस बॉल के अंदर गराका नाम का एक काफी खतरनाक आइस गोस्ट है जिसे कैद कर लिया गया है। ये गोस्ट दुनिया का सबसे पावरफुल गोस्ट है और करीब करीब 4000 साल पहले गराका ने एक राजा को इस पूरी दुनिया को जिताने के लिए काफी मदद की थी। गराका अक्सर दुश्मनों के सारे इलाके को पूरा फ्रीज कर देता था, जिसके कारण लड़ाई के मैदान में कोई दुश्मन बचता ही नहीं था और इसी से राजा ने पूरी दुनिया को जीत लिया था। लेकिन राजा ने आगे जाकर गराका को भी धोखा दिया और उसे कैप्चर कर लिया था। लेकिन गराका काफी शक्तिशाली होता है। वो राजा के कैद से छूट आया और उसने अपनी एक डेड आर्मी खड़ी कर दी और उसी आर्मी के साथ उसने राजा को लड़ाई के लिए चुनौती दी और इसीलिए राजा हार गया। और अब गराका पूरी दुनिया पर राज करने लगता है, जहाँ पे सारी दुनिया धीरे धीरे आइस एम्पायर में बदलने लगी थी। लेकिन तभी कुछ फायर मास्टर सामने आते हैं और वो अपनी शक्तियों से गराका को हराकर उसे ब्रास की बॉल में कैद कर देते हैं और इस बॉल को संभालने की जिम्मेदारी थी फायर मास्टर की। इसके बाद लाइब्रेरियन उन्हें गराका की कुछ रिकॉर्डिंग सुनाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही रेड गोस्ट आ जाता है और वो सारी रिकॉर्डिंग को कचरे के डब्बे में डालकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद फीबी और बाकी सभी उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी से बाहर आते हैं। तब वो देखते हैं कि वो रेड गोस्ट अब लायन के स्टेचू के अंदर चला गया है और अब उन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी फीबी अपने फोटोन गन से उस पर हमला करती है, जिससे स्टेचू टूटकर पूरा बिखर जाता है और रेड गोस्ट वहां से भाग जाता है। अब इस हादसे के कारण वहां पे पुलिस आ जाती है और फीबी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इस बार फीबी की गलती के कारण मेयर गोस्टबस्टर को ही पूरा बैन कर देते हैं और साथ ही उनका जो फोटोन गन होता है उससे भी ले लेते हैं और कैली का जो पूरा घर होता है उसे भी सील करवा दिया जाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर रे को गराका की सारी कहानी पता चलती है और वो तुरंत नदीम से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम एक फायर मास्टर हो। नदीम कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो डॉक्टर रे उसे बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने ही गराका को हराकर उसे उस बॉल में कैद कर दिया था और तुम्हारे फैमिली की जिम्मेदारी थी कि उस बॉल को संभाल कर रखना, लेकिन तुमने उसे संभालने के बजाय मुझे $50 में बेच दिया और अब तुम्हारी वजह से गराका फिर से आजाद हो गया है और वो काफी पावरफुल बन चुका है इतने सालों में और इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने पावर के बारे में सीखना होगा। इसके बाद डॉक्टर रे वहाँ पे एक लाइटर जला है और नदीम को लाइटर को बिना टच किए सामने की कैंडल को जलाने के लिए कहता है। अब नदीम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, पर जैसे ही वो अपना हाथ मूव करता है वैसे ही लाइटर की फ्लेम उसके हाथ के डायरेक्शन की ओर मूव होने लगती है। ये देख नदीम खुद भी हैरान हो जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह हम फीबी को देखते हैं जो गार्डन में बैठी होती है। ये लोग अब उसी बेस में होते हैं कि तभी उसके सामने मेलेडी आ जाती है और बातें करते हुए दोनों भी गोस्टबस्टर की लैब में आ जाते हैं, जहाँ पे फीबी मेलेडी को एक आइकॉनिक मशीन दिखाती है जिसके मदद से किसी भी लिविंग बीइंग के सोल को उसके शरीर से 2 मिनट के लिए बाहर निकाल सकते हैं। मेलेडी कहती है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है और फीबी उसे प्रूव करने के लिए खुद मशीन के अंदर चली जाती है और देखते देखते उसकी सोल उसके शरीर से बाहर निकल आती है और तभी मेलेडी फीबी को सॉरी कहती है और तभी यहाँ पे गराका आ जाता है जो फीबी की सोल को कंट्रोल कर लेता है और कुछ भयानक से स्पेल बोलने लगता है, जिसके बाद वो खुद उस बॉल से आजाद हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है और ये सब कुछ देख वो अपने लेजर गन से गराका पर हमला कर देती है, लेकिन गराका को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसके लेजर गन को फ्रीज करके वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे फीबी की सोल भी उसके बॉडी में वापस आ जाती है। अब इसके बाद गराका फायर मास्टर के घर जाता है और वहाँ से अपने हॉर्न्स को वापस लगाता है अपने सर पर, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद वो पूरी दुनिया के ऊपर बर्फीला तूफान लाता है ताकि वो अपने आइस एम्पायर को वापस ला सके, जिससे हर जगह पर अब बर्फ फैलने लगती है। शहर की हालत देखते ही देखते बहुत ही खराब हो जाती है
अब यहाँ पे सभी गोस्टबस्टर एक साथ आ जाते हैं और गराका को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी पॉडकास्ट नदीम की ओर इशारा करते हुए कहता है कि गराका को सिर्फ फायर मास्टर ही रोक सकता है। अब नदीम ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, उसे अपने पावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वही गैरी को भी उसके ऊपर भरोसा नहीं होता, इसीलिए सभी लोग अपने अपने तरीके से गराका से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लार्स गोस्टबस्टर को उनकी एक न्यू लेजर गन और सूट देता है, जिसे लेकर वो गराका को रोकने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसी दरमियान वहाँ पे रेड गोस्ट आ जाता है और वो उनकी कार को कंट्रोल कर गोस्टबस्टर पर ही हमला करने लगता है। फिर वो गोस्ट लूसी की लेजर गन को कंट्रोल करके ट्रेवर के ऊपर फायर कर देता है। लेकिन तभी नदीम वहाँ पे आ जाता है और वो उस गन से निकल रही लेजर को कंट्रोल कर लेता है और उसे दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। रेड को इसके बाद फिर पिज़्ज़ा को कंट्रोल कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे स्लीमर गोस्ट आ जाता है और वो रेड गोस्ट को पिज़्ज़ा के साथ ही खा लेता है। अब इधर फीबी बेसमेंट की ओर जाती है, जहाँ पे उसे मेलेडी दिखाई देती है। फीबी उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, हम दोनों तो दोस्त थे। तो मेलेडी कहती है कि मैं बस अपनी फैमिली को देखना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। तो यह दूसरी जगह गराका गोस्टबस्टर के बेस तक पहुंच चुका था ताकि वो सारे गोस्ट को वहां से निकाल सके। तो यहाँ दूसरी जगह सारी गोस्टबस्टर भी अपने गन्स के साथ तैयार होते हैं और गराका पर अटैक करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो उनके गन को ही फ्रीज कर देता है। अब तभी वहाँ पे नदीम आता है और वो अपने लाइटर को जलाने लगता है, लेकिन उसकी लाइटर वहाँ पे जलती ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं गराका एक एक करके सभी को आइस से जमा देता है, जिसके बाद वो गोस्ट पाइपलाइन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सारे गोस्ट अब आजाद हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फीबी आ जाती है और अपने गन से गराका पर हमला कर देती है, पर गराका उसकी गन को भी फ्रीज कर देता है और अब फीबी को भी मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे मेलेडी आ जाती है और वो अपने दोस्त को ऐसा मरता हुआ नहीं देख सकती थी और इसीलिए वो एक मैचिस को जलाकर नदीम यानी कि फायर मास्टर के पास भेज देती है, जिसके कारण नदीम उस फायर को कंट्रोल करके गराका पर अटैक करता है, जिसके कारण वो जख्मी हो जाता है और तुरंत सारे गोस्टबस्टर उसके पावर से फ्री होकर नॉर्मल हो जाते हैं और फिर वो सभी लोग एक साथ गराका पर लेजर से अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण गराका कमजोर होने लगता है। ये देखकर रे और विंसेंट पाइपलाइन की ओर जाते हैं और उसे फिक्स करने लगते हैं और जैसे ही पाइपलाइन ठीक हो जाती है वैसे ही गराका और बाकी सारे गोस्ट को उस पाइपलाइन के अंदर दोबारा से कैद किया जाता है। अब गराका के कैद होते ही सारे शहर से धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और कुछ ही मिनटों में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद मेलेडी फीबी से माफी मांगती है उसे धोखा देने के लिए और फीबी उसे माफ कर देती है। अब कहानी के अंत में हम देखते हैं सारे लोग गोस्टबस्टर को अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए चीयर करने लगते हैं, क्योंकि उनके कारण ही आज पूरा शहर जमने से बच गया था। और मेयर को ना चाहते हुए भी गोस्टबस्टर की तारीफ करनी पड़ती है और साथ ही वो फीबी को भी उनके साथ काम करने की परमिशन दे देता है। दी एंड। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।